ममता जी के पैर में चोट लग गई थी, जिस कारण वह बिस्तर से ज़्यादा उठ चल नहीं पाती थी, क्योंकि चोट लगने के कारण उनके पैर में बहुत सूजन आ गई थी। और उनकी बहू सोनिया को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़े पड़े उससे सेवा करवा रही हैं। सासू माँ की बिना मन से उनकी तीमारदारी तो कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती थी। वह अपनी सास की सेवा इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी जेठानी और देवरानी शहर में जा कर के रह रही हैं। वह चाहती है कि उनकी जेठानी और देवरानी भी अपनी सास की सेवा करें। सारी जिम्मेदारी उसकी ही नहीं है। इस बात पर आए दिन वह अपने पति को भी सुना दिया करती थी कि माँ जी को कुछ दिन के लिए उनके दूसरे बेटे और बहुओं के पास भी छोड़ाओ। लेकिन गौरव नहीं सुनता था। उनकी बहू सोनिया उनके लिए दलिया बना करके लाती है। वह बनाकर कहती है, दलिया खा लो, आज नाश्ते में यही बनाया है और तुम्हारी सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो और बीमार पड़ जाओगी। सोनिया जैसे ही दलिया देकर निकलती है तो दरवाजे पर घंटी बजती है और दरवाज़ा खोलती है। देखती है कि उसके सामने जेठ जी और जेठानी जी खड़े हुए हैं। उनको देखकर कहती है, अरे दीदी और भैया, आप लोग इतनी सुबह सुबह आपको हमारी याद कैसे आ गई? मुंह बनाती हुई कहती है, क्यों, हम अपने घर नहीं आ सकते क्या? यह हमारा भी तो घर है। अभी हमारी सास जिंदा है तो यह हमारा भी घर है। और अंदर आ कर के सोफे पर बैठ जाती हैं। सोनिया कहती है, नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप कभी तीज त्योहार पर भी घर नहीं आई थी ना, इसलिए कह रही हूँ। आप लोग बैठो, मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और सोनिया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तब तक गौरव भी कमरे से निकल कर आता है। देखता है कि बड़े भाई साहब और भाभी आए हैं तो वह भी पूछता है, अरे भाभी, भाई साहब, आप लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? क्यों, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? कहो तो लौट जाऊं? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। आप तो बिना बताए इस तरह से सुबह सुबह नहीं आते हैं। सोनिया चाय बना करके अपने जेठ जेठानी को पिलाती है। तभी दरवाजे की बेल फिर से बजती है। वह आ करके फिर से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने देवर और देवरानी भी खड़े हुए हैं। देख करके चौंक जाती है कि आज क्या हुआ, सभी लोग सुबह सुबह आ रहे हैं, कोई बात है क्या? तो सोचा शायद माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने आए होंगे। और वह कहती हैं, आप लोग भी अंदर आइए, मैं आप लोगों के लिए भी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। और वह रसोई में फिर से चाय बनाने के लिए चली जाती है और तीनों देवरानी जेठानी माँ जी के पास उनको देखने के लिए चली जाती हैं। मौका देखते ही सबसे छोटा भाई रोहन दिनेश से बोला, भाई साहब, आपने क्या सोचा है, अब आगे क्या करना है? गौरव आश्चर्य से पूछता है, अरे भाई साहब, आप और रोहन दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे भी तो बताएं, क्या करना है आप दोनों को? बड़े भाई साहब कहते हैं कि हमारे पिताजी के जाने के बाद हमने अपनी जायदाद का कोई बंटवारा नहीं किया था और माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनकी उम्र भी हो गई है, पता नहीं वह कब भगवान के पास चली जाएं।
और उन्हें उतना ध्यान तो रहता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है हम तीनों भाइयों को ही करना है। हम लोग अपनी माँ जी के जीते जी कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, जिससे बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। गौरव ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि माँ जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और उनका आखिरी समय चल रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अरे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और आप लोग ऐसा सोच रहे हो। अच्छा भाई साहब, अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि आप और भाभी माँ जी की सेवा करके उनकी सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं और उनको वृद्ध आश्रम भेजना चाहते हैं। भाभी तो उनसे छुटकारा पाना चाहती है। छोटे भाई की बात सुन करके गौरव सकपका जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई है इस तरह की बातें करते हुए? कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? ममता जी अपने बेटों की बातें सुन लेती हैं और वह अपने कमरे से छड़ी लेकर के बाहर निकलती हैं और कहती हैं, शाबाश मेरे बेटे, आज तो तुमने कमाल कर दिया। जीते जी अपनी माँ के मरने का इंतजाम कर दिया। अपनी माँ को इस तरह से स्वस्थ खड़ा हुआ देख करके दोनों बेटे अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ, तुम तो भली चंगी हो। तुम्हें इस तरह से अपने पैरों पर चलता हुआ देख करके हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। ममता जी से कहते हैं, हाँ बेटा, वैसे तो जब मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम लोगों को बुलाते रहते हैं, तो ना तो कोई आता है और ना कोई बहाने बना देते हो। फिर आज तुम दोनों को सुबह सुबह कैसे फुर्सत मिल गई? आज ऑफिस नहीं जाना था क्या? आज कैसे अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए आ गए? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है माँ जी? बेटा, जायदाद का लालच ही तुम्हें सुबह सुबह अपनी माँ के पास खींच लाया है। ममता जी ने इतना बोला था कि दोनों बेटे और बहू के तो जैसे पसीने ही छूट गए हों। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? परसों भाभी से फ़ोन पर बात हुई थी तो वही कह रही थी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगा कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम आपको देखने आ गए। तो सोनिया कहती है, हाँ मेरी बात हुई थी। हम तो डॉक्टर के पास माँ जी को नॉर्मल चेकअप के लिए लेकर गए थे। उनका बीपी और शुगर चेक कराने गए थे। बहुत जिद पकड़ रखी थी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, दिखा लो। 2-3 दिन से बहुत तंग किया था, इसलिए उनको डॉक्टर के पास ले जा कर के दिखाया था, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। बस उनके घुटनों में दर्द रहता है और थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ था, पर मुझे पूरा दिन के लिए परेशान कर दिया था। लेकिन मैंने यह तो नहीं कहा था कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस है। पता नहीं ऐसी अफवाह किसने उड़ा दी कि माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है। ममता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, अरे बच्चों, मैंने तो समझा था कि सच में तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो। मुझे तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई थी। कम से कम मेरे दोनों बेटे और बहू मुझे देखने आए हैं। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों तो अपनी बूढ़ी माँ के मरने का इंतज़ार कर रहे हो। कब बूढ़ी माँ मरे और हम उसकी प्रॉपर्टी बराबर से बांट ले। मेरे तो सारे ही अरमान मिट्टी में मिल गए। और अपने आंसू को पोंछते हुए वह
अपने कमरे में चली जाती हैं। अपने पति की फोटो को देख करके कहती हैं, देख रहे हो तुम्हारे बेटे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से माँ मरे और हम उसकी जायदाद बांट लें। जब हमारे तीनों बेटे हुए थे तो हम कितने खुश थे कि तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर नौकरी कराएंगे। हमारे 2 बेटे तो नौकरी कर रहे हैं, एक कंपनी में मैनेजर है और दूसरा प्रोफेसर है। हमारा बीच वाला बेटा इधर हमारे पास रह रहा है, गांव में खेती बाड़ी और दुकान का काम देखता है। सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला बेटा बाहर नौकरी करने निकल गया और बीच वाला बेटा गौरव हमारे पास ही रहता था। हम दोनों अपने बेटे गौरव के पास रहकर कितने सुखी थे यह तो मैं ही जानती थी। लेकिन एक दिन ममता जी के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वह उनको छोड़कर चले जाते हैं। ममता जी का बीच वाला बेटा गौरव और बहू सोनिया उनके पास ही रहते थे। पिता जी के क्रियाक्रम करने के वक्त दोनों बेटे कुछ दिन के लिए आए थे। उसके बाद वापस अपने अपने परिवार के साथ अपने घर लौट गए। कभी कभार 10 से 15 दिन में 1-2 बार फ़ोन से बात कर लेते थे। ममता जी का मन घर पर नहीं लगता था, वह हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। इसलिए अपने पति के जाने के बाद मन लगाने के लिए अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठने लगी। ममता जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया है, इसलिए उनको काम करने की आदत है। वह दुकान से जैसे ही आई थी तो अपनी बहू सोनिया के साथ फिर रसोई में हाथ बटा देती थी। एक दिन ममता जी के पास उनके बड़े बेटे का फ़ोन आता है तो वह उनसे कहती हैं, बेटा हमारे पड़ोस से तीर्थ यात्रा के लिए एक बस जा रही है। हरिद्वार केदारनाथ घूमने का प्लान है। उनके जान पहचान वाले भी जा रहे हैं तो मेरा भी मन जाने का है, लेकिन बेटा मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें तो पता है गौरव के पास समय नहीं होता है, तो थोड़ा समय निकाल करके तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो। बड़ा बेटा झट से बोलता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको तीर्थ यात्रा कराता फिरूं। अरे ऑफिस में 1000 काम होते हैं, घर के कितने काम होते हैं और आपको तीर्थ यात्रा करके क्या करना है। घर पर आराम से बैठो, कितना खर्चा होता है तीर्थ यात्रा करने में। घर पर ही बैठ करके भजन किया करो, घर में ही सारे तीर्थ हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर बड़ा बेटा फ़ोन काट देता है। एक दिन गौरव दुकान से पैसे ला करके अपनी माँ को देता है, क्योंकि दुकान को चलाने में उसकी माँ सहायता करती है। इसीलिए दुकान के जितने भी पैसे आते थे वह शाम को माँ को दे देता था। यह बात उसकी पत्नी सोनिया को पसंद नहीं आई थी। एक दिन वह अपने पति से झगड़ा करती है, तुम सारे पैसे माँ को क्यों दे देते हो? अरे आप भी तो इतनी मेहनत करते हो, माँ जी दुकान अकेले थोड़ी चलाती हैं। अब आप जो पैसे लाया करो मेरे हाथ में दिया करो, माँ जी के हाथ में बिल्कुल मत दिया करो। इतने पैसों की ज़रूरत भी क्या है। ममता जी बहू को ही सारे पैसे दे देती हैं, बस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होने चाहिए। और फिर ममता जी बेटे बहू के पास रह रही हैं, थोड़ा उनका ख्याल भी उन्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी दोनों बेटे तो कभी कभी उन्हें अपने पास भी नहीं बुलाते हैं।
बस घर शांति से चलता रहे, यही बहुत बड़ी बात है। और मुझे पैसे जोड़ करके कौन सा बड़ा महल खड़ा करना है। शांति से जिंदगी की 2 रोटियां खानी हैं, वही मिलती रहें बस, और हमें क्या करना। मगर सोनिया का व्यवहार तो दिन ब दिन अपनी सास के लिए बदलता ही जा रहा था। वह शांति की 2 रोटी भी उनको लगता था कि नसीब नहीं होंगी। उनका घर में रहना बहू को बहुत खटकने लगा था। वह अपने पति से जब देखो तब झगड़ने लगती थी कि माँ जी को मैं अकेले ही क्यों रखूं, 2 और बहुएं भी तो हैं, उनके पास जा कर के रहें। माँ जी उनके पास क्यों नहीं रहती हैं, उनका भी तो उतना ही हक है, जा कर के उधर भी सेवा कराएं। मैं अकेली ही इनकी सेवा क्यों करती रहूं। ममता जी बहू की यह सब बातें सुन लेती हैं। उनको बहुत कष्ट होता है। एक दिन बहू बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो बहू बेटे पर चिल्ला करके कहती है कि या तो तुम अपनी माँ को अपने दोनों भाइयों के इधर छोड़ कर आओ, और अगर यह नहीं कर सकते हो तो अपनी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में भेजने की तैयारी कर लो। मैं अब इनको इस घर में और ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ। मुझे अब इनको झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं इनको अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। ममता जी जब अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुनती हैं तो सुन करके हैरान रह जाती हैं। सोचने लगती हैं कि यह घर उनके पति ने बनवाया था और उनकी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। पूरी जिंदगी इसी घर में रही हैं और अपने जीवन का अंतिम समय भी अपने इसी घर में काटना चाहती थी, इसलिए बहू की जली कटी सुन लेती थी। एक दिन ममता जी को चक्कर आ जाता है और वह चारपाई से गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनके पैर में बहुत चोट लग जाती है। पैर बहुत सूज जाता है। वह अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा मुझे दिखाने ले चलो, पर बेटे के पास तो दुकान छोड़ करके जाने का समय ही नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से अपनी बहू सोनिया के साथ डॉक्टर को दिखाने जाती हैं। उनके पैर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी कि ना तो वह दुकान जा पाती थी और ना ही अपनी बहू के साथ काम में हाथ बटा पाती थी। अब तो बहू और भी चिड़चिड़ी हो गई थी कि पहले तो चलो यह काम भी करती थी, अब तो उल्टा इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और कभी कभी बहू उनके सामने ही चिड़चिड़ा पड़ती थी कि पहले तो चलो तुम दुकान भी चली जाती थी तो लगता था घर से गई कुछ देर तो शांति मिलेगी, लेकिन जब से गिर गई हो तब से पूरा दिन घर में ही बैठी रहती हो। एक दिन सोनिया के मायके वाले आते हैं। अपने कमरे में बैठ करके अपनी माँ से कह रही थी कि माँ मैं तो बहुत तंग हो गई हूँ अपनी सास से। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को कहीं भेज दो और मैं अब नहीं रखूँगी। अरे इनके 2 भाई और भी हैं, उनके पास भेज दो, वृद्धा आश्रम भेज दो, लेकिन अब मैं नहीं रखूँगी। जब ममता जी ने अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो वह एकदम से चौंक गई कि मेरे ही बच्चे मुझे मेरे ही घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हैं। मैं अपने पति के घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी घर में ब्याह कर आई थी और इसी घर में पूरी उम्र रहूंगी। कुछ दिनों बाद ममता जी का पैर ठीक हो जाता है। वह अपनी अलमारी खोलती हैं और उसमें से एक फाइल निकालती हैं
जो उनके पति ने उन्हें दी थी, और दुकान और घर के पेपर थे जो उनके पति ने उनके नाम किया था और कहा था इस फाइल को तुम संभाल कर रखना। उन पेपर को देखकर ममता जी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करें, क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर वह अपनी एक सहेली के साथ घर से बाहर जाती हैं। घर में बहू को कह देती हैं कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही हैं और वह एक वकील के पास जाती हैं। वकील को पेपर दिखाती हैं कि इन पेपर को देख करके बताइए इन पेपर में क्या लिखा है। मेरे पति ने अपने निधन से पहले मुझे यह सारे पेपर दिए थे और कहा था इनको संभाल करके रखना। वकील पेपर को बहुत अच्छी तरह से देखता है, फिर कहता है माता जी यह सारे पेपर तो वसीयत के हैं जो कि आपके पति ने आपके नाम पर किया है। इसमें दुकान, मकान, जमीन सब कुछ आपके नाम है। आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन हैं। जितनी भी आपके पति के पास थी उसकी पूरी मालकिन आप हैं और इन चीज़ों से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। वकील की बात सुन करके ममता जी को बहुत खुशी मिलती है और वह अपने पति को धन्यवाद करती हैं कि आपने तो मेरा बुढ़ापा सुधार दिया, वरना मेरे बच्चों ने तो मुझे वृद्ध आश्रम भेजने का पूरा प्लान बना लिया था। वह चुपचाप घर आ जाती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती। और आज जब सारे बेटे सुबह सुबह घर पर इकट्ठे होते हैं और जायदाद को बांटने की बात कर रहे हैं तो ममता जी को बहुत कष्ट होता है कि कैसे हमारे बेटों ने हमारी तबीयत की अफवाह फैला दी कि हमारी अंतिम अवस्था चल रही है और अब हम जाने वाले हैं तो हमारी जायदाद को बांट लेंगे। अरे दिखावे के लिए ही सही, कम से कम पहले हमसे आकर मिल तो लेते, कम से कम पूछ तो लेते कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। किसी ने भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। जब से बड़ा बेटा कहता है कि माँ इसमें बुराई ही क्या है, आपके जीते जी अगर हम भाइयों को बराबर से प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम भाइयों में भी कभी झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो आपके जाने के बाद हम तीनों में भी झगड़ा होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने जीते जी हम तीनों को अपनी सारी जायदाद बराबर से बांट दें। ममता जी गुस्से से कहती हैं तुम दोनों तो रुक जाओ, अभी बाद में देखती हूँ। पहले सोनिया बहू तुम बताओ क्या कह रही थी कि तुम मुझे अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हो। तो तुम सबको तो यह पता ही है कि घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम मुझे तो इस घर से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती हो। और हाँ, तुम अगर मुझे पसंद नहीं करती हो, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हो तो तुम इस घर से निकल जाओ, कहीं दूर घर ले करके उधर रहो, इस घर में मत रहो। यह घर मेरा है, इसमें मैं रहूँगी। और बेटा दुकान पर भी अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। दुकान पर मैंने एक लड़का रख लिया है, वह मेरी दुकान की देखरेख करेगा। और घर पर मैंने अपने लिए एक नौकरानी रख ली है, वह मेरे घर पर काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, साफ सफाई करेगी और टाइम टेबल से मुझे दवाइयाँ भी देगी। जब मेरे पास इतनी ज़मीन और जायदाद है तो मैं क्यों तुम लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। पैसे खर्च करके मैं अपना काम करा लूँगी।
मुझे किसी बेटे और बहू की ज़रूरत नहीं है। तीनों बहू बेटे ममता जी की जब इन बातों को सुनते हैं तो उनके पैरों से तो ज़मीन ही निकल जाती है। किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। वह सब जा करके ममता जी के पैर पकड़ लेते हैं और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं कि माँ हमें माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। लेकिन ममता जी अपने बेटे और बहू को माफ़ नहीं करती हैं और तीनों बेटे और बहुओं को अपने घर से जाने के लिए कहती हैं। अब गौरव और उनकी पत्नी सोनिया भी एक किराए के मकान में जाकर रहने लगे थे, क्योंकि सोनिया ने भी अपनी सास के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया था। ममता जी के घर में एक काम वाली बाई आती थी जो घर का सारा काम कर जाती थी और दुकान पर एक लड़का था, वह दुकान को देखा करता था और ममता जी भी दुकान पर जाया करती थी। इस तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। वह सोचती हैं कि अगर उनके पति ने सारी ज़मीन जायदाद घर दुकान उनके नाम ना करके गए होते तो वह आज बेटे और बहुएं सारी ज़मीन जायदाद बांट करके उन्हें वृद्धा आश्रम में रहने के लिए भेज देते। तो दोस्तों, ममता जी ने अपने बेटे और बहुओं के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।